नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 1 फरवरी 2022 की और आज आपकी लास्ट डेट है जो प्रश्नों पर आपत्ति करनी थी आपको यूपी टेट जो है उसके जो आंसर की आई थी, ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके संदर्भ में। तो किन किन प्रश्नों पर आपत्ति हुई है उन सभी की पूरी लिस्ट हम देखेंगे। यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं जो कि अलग अलग छात्रों के द्वारा अलग अलग प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है उसके संदर्भ में, जिसमें आप देख रहे हैं तो सीडीपी यहाँ पर देख रहे हैं और सेट डी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर यूपी टेट का आंसर क्या दिया गया था, करेक्ट आंसर, और यहाँ पर जो रिमार्क है उस पर एनसीईआरटी जो है उसका रिमार्क भी दिया गया है और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में आपका पेपर हो चुका है उसका रिमार्क भी दिया गया है। ऐसे ही आप ईवीएस सेक्शन का भी देख रहे हैं। और भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जिसमें ये अगर एक स्क्रीनशॉट देखेंगे तो इसमें भी सीडीपी जो है उसी का प्रश्न है और अधिगम के लिए अभिप्रेरित होने वाला जो आपका प्रश्न था उसके संदर्भ में जो आपत्ति है वो दर्ज कराई गई है। तो ये ऐसे ही आपके अलग अलग छात्रों ने अलग अलग प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई है, तो हम इनका अलग अलग स्क्रीनशॉट ना देख करके सभी उन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं जिन पर आपत्ति जो है वो दर्ज कराई गई है और कौन कौन से उसमें से आंसर होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, शैशव काल का समय, इसमें जन्म से 6 वर्ष वाला और जन्म से 2 वर्ष वाला, इन दोनों उत्तरों को सही मानने का पूरे चांसेस बन रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसमें भी जन्म से 2 वर्ष करके आपका दिया गया है। पर मैंने पूरा आपको क्लियर किया था कि इंग्लिश और हिंदी वर्जन में कैसे आपका जो अर्थ है उसके कारण जन्म से 6 वर्ष भी सही हो सकता है। अब देखना यह होगा, आपत्ति तो दर्ज करा दी गई है आयोग की तरफ से, परीक्षा संस्था की तरफ से इसे सही माना जाता है दोनों ऑप्शन को या नहीं। एक चीज का और ध्यान दीजिए कि जो ये लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने 15 वर्ष लगा के आए हैं, क्या उनका भी सही हो जाएगा? तो नहीं। अगर सही किया जाएगा तो इन दोनों ऑप्शन को सही किया जाएगा। ये ऐसे हमेशा चांसेस रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही इस बार भी होगा। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। अगर इनमें से आपने कोई दोनों में से लगाया है तो आपका भी नंबर बढ़ सकता है। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? इस प्रश्न में आपका जो आंसर दिया गया है वो परिपक्वता दिया गया है और ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आंसर आपको एनसीईआरटी वगैरह में देखने को मिल रहा है, एक अभिप्रेरणा देखने को मिल रहा है और अभिप्रेरणा के अंतर्गत आपको रुचि देखने को मिल रहा है। तो इसमें ये चांसेस बन सकते हैं कि अगर आयोग की तरफ से आंसर दिया जाएगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी अभिप्रेरणा को दी जाएगी और अगर उसके बाद दूसरा नंबर आता है तो रुचि को दी जाएगी। ऐसा एनसीईआरटी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो होगा, या अन्य बुक्स जो है उसमें भी ऐसा ही है। पर अगर इसे हम अपने अनुसार समझेंगे तो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए भी बताया था कि आपको कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, आपके घर वाले आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते, बेटा पढ़ लो, फलाने के लड़के को देख लो कहाँ से कहाँ निकल गया, पर आपका जब तक इंटरेस्ट नहीं जगता है तब तक आप मोटिवेट कितना भी आपको कर ले आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे अकॉर्डिंग रुचि होना चाहिए। बाकी अगर किताब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें अधिकतर जगह अभिप्रेरणा जो है मुख्य तौर पर बताया गया है। क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि अधिगम के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी अभिप्रेरित होना है और अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो विधियां बताई गई हैं उसमें आपका रुचि को जो है वो बताया गया है। इस हिसाब से थर्ड और फोर्थ जो है हो सकता है। और परिपक्वता की बात कहीं नहीं की गई है, ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगला, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो यहां पर क्या है, आंसर जो दिया गया है आयोग की तरफ से ऑफिशियल आंसर की में वो दिया गया है आपका मांसाहारी। परंतु ये वो प्रश्न है जो कि 2017 में विवाद का विषय बना था और यहाँ पर बाद में जीवाणु को भी सही मान लिया गया था। तो इसमें आपके चांसेस बन सकते हैं इन दोनों को ही सही माना जाए, क्योंकि वही प्रश्न दोबारा से रख दिया गया जब एक बार ऑलरेडी सही माना जा चुका है। तो इन्हीं दोनों में से आपके आंसर हो सकते हैं। इसी टाइप का प्रश्न ये भी है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ, जहां पर अप्रिय लगना जो है आंसर दिया गया है पर कष्टदायक होना ये भी 2017 में रिपीट हुआ था और वहां पर इसको बाद में सही मान लिया गया था। तो इन दोनों के आंसर अगर आपने इन दोनों में से कोई लगाए हैं तो आपका ये प्रश्न भी सही हो जाएगा। और अगर अगले प्रश्न की बात करें तो किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या है, गाल्टन जो है आपका आंसर दिया गया था ऑफिशियल आंसर की में। परंतु ये भी 2017 में उन्हीं प्रश्नों के विवाद में से है जिसमें बाद में क्रो एंड क्रो को भी सही मान लिया गया था। तो इसमें भी चांसेस बन सकते हैं कि इन दो उत्तरों को सही माना जाए। अगला बात करते हैं, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ये जो प्रश्न है
इसमें एक्चुअल में प्रश्न में ही गलती है। MPPI जो है ये आपका होता है MMPI, ये आपका होता है। M से होता है मिनीसोटा, दूसरे M से होता है मल्टीफेजिक, P से होता है पर्सनालिटी और I से होता है इन्वेंट्री। तो पर्सनालिटी से आपको क्लियर हो रहा है कि पर्सनालिटी से संबंधित है, यानी व्यक्तित्व से संबंधित है, तो आंसर तो सही है। पर प्रश्न में यहां पर गलती की है, MPPI आपसे पूछा गया था जबकि MMPI आपका होता है। तो यहां पर इस प्रश्न में विवाद है। अब अगर प्रश्न गलत होता है, ध्यान से मेरी बात को समझिए, अगर दो आंसर होते हैं तो दो आंसर को सही दिया जाता है, पर अगर प्रश्न ही आपका गलत होता है तो ऐसी स्थिति में कॉमन नंबर जो है वो दिए जा सकते हैं, अगर इस प्रश्न पर आपत्ति आपके द्वारा दर्ज कराई गई है। अगर कराई गई है, अगर नहीं कराई गई तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो प्रश्न गलत होने की स्थिति में ही आपने कोई भी ऑप्शन चारों में से लगाया होगा तो आपको नंबर मिल सकता है, अगर इसे जो है वो गलत प्रश्नों की श्रेणी में गिना जाएगा तब। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा जो है वो किसने की। तो ये जो आंसर सही होगा वो आपका कैनन ही दिया गया था ऑफिशियल आंसर की में, और कैनन ने ही जो है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन भी किया है, चर्चा भी की है। परंतु तो कुछ छात्रों के द्वारा ये कहा गया, जो क्रेस्मर हैं इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के जो टाइप्स हैं वो बताए थे। तो उसी में आपका जो शारीरिक पूरा शरीर है, शारीरिक संरचना है, तो ग्रंथि भी उसी में आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत से छात्र क्रेस्मर को भी सही मान रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर दिया था, ये आपका बिल्कुल जो है वो सही है। पर अगर आपके पास कहीं पर ऐसा प्रूफ है जहां पर क्रेस्मर दिया है तो आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बाकी कैनन यहाँ पर सही है। लास्ट प्रश्न आपका, और वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, कि लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य जो है वो हुआ था। इसमें प्रश्न में जो है, जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया है वो आपका दिया गया है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, जो कि बिल्कुल सही भी है। परंतु जो प्रश्न में ऑप्शन को और सही माना जा रहा है वो है नरम दल और गरम दल के मध्य। कारण ये बताया जा रहा है इस नरम दल और गरम दल के मध्य वाला आंसर, क्योंकि जो आपकी SCERT वाली बुक है, NCERT मैंने यहाँ पर नहीं कह रहा हूं, SCERT वाली जो बुक है उसमें अगर आप देखेंगे, जो EVS सेक्शन वाली बुक है उसमें आपकी क्लास 8th की बुक में पेज नंबर 69 है। कौन सा पेज है? 69 है, क्लास 8th की बुक। उसमें एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन लिखी थी उसमें कि 1916 जो है इसमें आते आते कांग्रेस के दोनों नरम दल और गरम दल, और साथ ही यार दूसरी ओर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके बीच में समझौता जो है वो हो गया था। तो इसी आधार पर लखनऊ समझौता जो है छात्रों के द्वारा नरम दल और गरम दल के मध्य भी माना जा रहा है, इसलिए इसको भी आपत्ति के तौर पर जो है वो दर्ज कराया जा रहा है। तो ये टोटल ओवरऑल प्रश्न थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने इन आपत्ति दर्ज कराए गए जो प्रश्न है उनमें से सही प्रश्नों को माना जाता है। अगर ऑफिशियल आंसर की में भी जो है विवाद समाप्त नहीं हुआ तो फिर ये मामला आगे चल के और जो है वो बढ़ सकता है। और ये सभी हमने प्राथमिक स्तर जो है उसकी बात की है। उच्च प्राथमिक में आपने गार सादा तासी वाला एक प्रश्न था वो देखा, और भी उसी के प्रकार के और भी प्रश्न थे। तो यही था इस ओवरऑल अपडेट में। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।